तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप लोग क्लास कल अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्लास उसको मिस मत करना। मे बी अप टू 10 मार्क्स 10 नंबर तक का आपको थ्योरी पूछा जा सकता है। तो मैंने ऑलरेडी क्लास एक थ्योरी की वीडियो बनाई थी, पूरा का पूरा क्लास 3 घंटे का, और क्लास मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी भी करा रखी है। लेकिन आज के इस वीडियो में क्या खास है कि मैं उसमें से सिर्फ वही वही थ्योरी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, जिससे क्लास आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा आ सकता है, उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस मत करना। मैं कोशिश करूंगा विद इन हाफ आवर आपको सारी थ्योरी पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस के सारे चैप्टर के अच्छे से करा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिनिमम पार्टनर्स की, ये बात आपको पता होगा क्लास, पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट 2013 रूल नंबर 14, रूल नंबर क्लास 10 2014 चाहे तो क्लास इसको बढ़ाकर 100 कर सकता है, बट 100 से ज्यादा नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में 3 एसेंशियल कंडीशन है, एक बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। यानी हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है क्लास, एजेंट और प्रिंसिपल। साथ में कोई बिजनेस होना चाहिए जो ऑर्डिनरी कोर्स में आप करते हो, और प्रॉफिट की बात भी होनी चाहिए। एनजीओ क्लास एनपीओ पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि क्लास वो प्रॉफिट की बात नहीं करते। कंडीशन क्या है क्लास, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो चाहे रिटर्न हो, लॉफुल बिजनेस करें, इलीगल काम तो वैसे भी नहीं कर सकते, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, पार्टनर्स के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, कोई एग्जिस्टेंस क्लास सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है पार्टनर्स में, पार्टनर हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, क्लास दोनों को सेम ही माना जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है, और बिजनेस चाहे कोई एक चलाए चाहे सबके बिहाफ में चलाया जाए क्लास, सारे के सारे लोग लायबल होंगे। अगर मैं अधिकार की बात करूं, पार्टनर्स के पास राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं, तो सबसे पहला राइट है क्लास, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है क्लास, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जो क्लास अपनी उसके पास कॉपी भी रख सकता है, प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है क्लास, ऑब्वियसली करेगा, और उसको कोई लोन उसने दिया है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट भी वो चार्ज लेगा। और क्लास ऑफ पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। यानी कि नया पार्टनर कोई भी आएगा तो पुराने सारे पार्टनर की सहमति चाहिए, अगर मैं मना कर दूंगा तो नया नहीं आएगा, तो मतलब मेरे पास राइट है किसी नए को आने से रोकने से। और नोटिस देके क्लास कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 मेथड होते हैं, यहां से भी क्लास एमसीक्यू पूछा आता है। फिक्स मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है ना, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब कि वो जीरो भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, बट डेबिट कभी नहीं होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और जीरो तो किसी का भी हो सकता है यार, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में आपको ये बात ध्यान रखना है क्लास कि अगर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा कुछ नहीं लिखा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई इसमें क्लास इक्वल नहीं बांटेगा। अगर गारंटी का कुछ नहीं लिखा है तो क्लास ओल्ड रेशियो में ही बियर करेंगे। और जब भी क्लास आप गारंटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो डेट ऑफ कमेंसमेंट को जरूर ध्यान रखना कि बिजनेस कब चालू किया है। साल भर का प्रॉफिट का गारंटी 80,000 दिया है और स्टार्ट ही 9 महीने बाद किया बिजनेस, तो 3 महीने का निकाल लेना कि 9 महीने बाद किया है तो 3 महीने का कितना गारंटी बनेगा। 80,000 ईयर का गारंटी मिला है ना, तो 3 महीने 6 महीने निकाल लेना क्लास। बिजनेस कब से कमेंस हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वो जरूर देख लेना, राइट। 1932 एक्ट कहता है क्लास कोई भी माइनर पार्टनरशिप पे एडमिट नहीं हो सकता। यानी कि क्या कहता है क्लास सेक्शन 30, प्रोवाइड दैट दो अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ टाइम बीइंग क्लास ही मे बी एडमिटेड ऑन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए सारे पार्टनर की सहमति से वो पार्टनर बन सकता है, अगर सब लोग हाँ कर दे तो। और क्लास यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई सारे के सारे माइनर मिलकर पार्टनरशिप नहीं बना सकते। देयर मस्ट बी पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस बिफोर अ माइनर, यानी कि पहले से एक पार्टनरशिप चल रही हो और अब तुम माइनर को एडमिट करोगे, सारे माइनर मिलके कोई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना। तो आज तक अपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी है वो परचेज गुडविल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इनसे क्लास टिक मार्क वाले एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई नया पार्टनर आता है, जबकि पुराना पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, जब अपने बिजनेस को बेचते हैं, या फिर जब पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में, फिर क्लास जब अमालगमेशन करते हैं, 2 बिजनेस जुड़ के क्लास एक बड़ा बिजनेस एक्स और वाई जुड़ के एक्स एंड वाई बना लेते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं अमालगमेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तब हम लोगों को गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब हमारी गुडविल अच्छी होगी या बुरी होगी, इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग है। सबसे पहला मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल अच्छी होगी, लोकेशन अच्छी जगह आपका बिजनेस है, गुडविल अच्छी होगी, कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हो उसको टाइम पे पूरा करते हो तो गुडविल अच्छी होगी, आपका लंबा बिजनेस है,
बहुत पुराना, 100 साल पुराना बिजनेस है, नाम अच्छा होगा, गुडविल अच्छी होगी, भरोसा बढ़ेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो, अच्छी क्वालिटी का सामान बेचते हो तो भी गुडविल अच्छी होगी। तुम्हारे पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है तो भी गुडविल अच्छी होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं कस्टमर के साथ तो भी गुडविल अच्छी होगी। और तुम सेल्स के बाद भी सर्विस देते हो, यानी कि माल बिकने के बाद ग्राहक को पूछते नहीं, है ना, तो आप सेल के बाद सर्विस देते हो तो भी आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर बात करें क्लास, कोई भी बिजनेस फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब कब होता है, फर्म का पुनर्निर्माण कब होता है? जब कोई एडमिट होता है, जब कोई रिटायर होता है, जब किसी की डेथ होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, फिर अमालगमेशन होता है। सेम टू सेम गुडविल की कैलकुलेशन जैसा ही पॉइंट है। इन सारे केसेस में क्लास ओल्ड फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है क्लास, और एक ओल्ड पार्टनरशिप बंद हो जाती है, एक नई पार्टनरशिप बनती है। बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता है। बिजनेस बंद होता है चल के क्लास डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन फर्म का मतलब किसी पार्टनर के बीच में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन कैसे होता है? डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आप सबने मिलकर डिसाइड किया हम सबने भैया नहीं चलाएंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कई बार क्या होता है जब सारे पार्टनर एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो अकेला क्या पार्टनरशिप चलाएगा, तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। या फिर क्लास अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो तो व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि इलीगल होने लगा तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे। तो कंपल्सरी, इन दोनों केसेस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। अगला क्लास बाय नोटिस, यानी कई बार क्या होता है नोटिस के थ्रू भी हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं कि ठीक है यार हम बंद कर रहे हैं। अगली बात है इवेंट इन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया लाइक किसी की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गया क्लास, वेंचर कंप्लीट हो गया, हमने सोचा था 5 साल चलाएंगे, 5 साल पूरा हो गया, ऐसा कोई भी और रीजन हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट आ जाए इनमें से या कोई अदर इवेंट जिसकी वजह से क्लास हम बिजनेस को बंद कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कभी कभार कोर्ट हमें ऑर्डर देता है कि भैया, कोर्ट का ऑर्डर क्लास सबसे ऊपर है, ध्यान रखना सबसे ऊपर। तो कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया बिजनेस बंद कर लो जब एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, दिमागी अवस्था खराब हो जाए, जब एक पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। पार्टनर की कुछ ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में आना, डील करना, बुक्स ऑफ अकाउंट देखना, या जो भी ड्यूटीज और अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, वो इनकैपेबल हो गया परमानेंटली, मतलब पागल हो गया एक तरीके से। इसके अलावा क्लास जब गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ गलत आपने किया और पकड़े गए, कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते चले जा रहे हैं, आपने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया पूरा नहीं किया, फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट लिया पूरा नहीं किया, तो भैया आप बंद कर दो बिजनेस को। द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट कैरिड एक्सेप्ट एट लॉस, मतलब लॉस में ही बिजनेस को चलाया जा सकता है। लॉस हुआ, वेट किया, लॉस हुआ, लॉस हुआ, वेट करते जा रहे हैं, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, लॉस ही लॉस हो रहा है, तो बिजनेस को बंद कर दो। व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फीलिंग सूट, जब क्लास कोई और पार्टनर मुकदमा दायर कर दे कि उसने अपने सारे इंटरेस्ट को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। मतलब मैं एक पार्टनर हूँ एक बिजनेस में, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आज से तू जाना, हर चीज़ तू करना मेरे बिहाफ में, मैं पार्टनर हूँ, मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ, ये पार्टनर के पास राइट नहीं है क्लास, तब बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई और रीजन जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट ने खुद को सेफ रखा है, कोर्ट ने कहा कि इनके अलावा मुझे भी कभी भी लगेगा तो मैं क्लास नोटिस भेज दूंगा बंद करने के लिए। तो यानी क्लास कोई और रीजन भी इनके अलावा हो सकता है जो कोर्ट को जस्टिफाई लगे, वो बिजनेस को बंद करवा सकते हैं आपके। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरा बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ बेच बाज दिया आपने, राइट। और ये डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक नई पार्टनरशिप बन गई, एबी की खत्म हुई, एबीसी की बन गई, एक्स वाई जेड की खत्म हुई और क्लास एक्स जेड की बन गई, राइट। तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, फर्म कंटिन्यू है, राइट। बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद हो जाता है इसमें, लेकिन क्लास यहाँ बिजनेस चलता रहता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप किसी भी पार्टनर्स के बीच में नहीं रहता, जबकि पार्टनर्स के बीच इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होता है, बस प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है। क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्या है क्लास? सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। क्लास असेट को बेचोगे, लायबिलिटी की आप पेमेंट करोगे, इसके अंदर यही होता है ना, और जो बचा है पार्टनर को दे दोगे। इसके अंदर असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, दोबारा वैल्यूएशन किया जाता है इसका, और गेन और लॉस जो भी है वो पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। इफेक्ट की बात करूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का बंद होना मतलब पार्टनरशिप भी अपने आप ही बंद हो जाएगी। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया तो पार्टनरशिप थोड़ी रहेगी, जब फर्म ही बंद होगा पार्टनरशिप बंद। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर है तो फर्म बंद नहीं होगा, फर्म चलता रहेगा, राइट, फर्म कंटिन्यू करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, तुमको क्लास कई बार डिफरेंस पूरा नहीं पूछ के 3-4 बेसिस बोलेगा, इस बेसिस पे, इस बेसिस पे, इस बेसिस पे डिफरेंस लिखो, तो अपनी नॉलेज से बना बना के लिखना। कोर्ट इंटरवेंशन पूछेगा इसी में से ही। क्लास यहाँ पे अपनी इच्छा से भी हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं, और कोर्ट भी हमें कंपलसरी यानी कि अनिवार्य डिसोल्यूशन, विघटन कह सकता है। लेकिन क्लास जो रिलेशनशिप चेंज होता है एडमिशन रिटायरमेंट का, वो हमें कोर्ट कभी ऑर्डर नहीं देगा, वो क्लास वॉलंटरी होता है, वो हम अपनी इच्छा से करते हैं। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर जो है क्लास
नॉमिनल अकाउंट है, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 48, सेक्शन 48 कहता है क्लास कि डिसोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहला पेमेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी, ध्यान रखना ये पोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कैसे सेटल करोगे, जब पैसा बांट रहे होंगे तो कैसे बांटेंगे, पहले थर्ड पार्टी को पहले पैसा आउटसाइड लायबिलिटी को दो, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर कैपिटल, और जो बचेगा क्लास उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा जाएगा। पहले थर्ड पार्टी, फिर लोन, फिर कैपिटल, ध्यान रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। क्लास शेयर एप्लीकेशन मैंने एक वीडियो में क्लास बोल दिया था नॉमिनल अकाउंट है क्लास, शेयर एप्लीकेशन क्लास नॉमिनल अकाउंट नहीं है क्लास। शेयर एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट है, आप ये ध्यान रखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है क्लास, पर्सनल अकाउंट है। In case of minimum subscription is not received of a specific period, application money shall be refunded within 15 days। ध्यान रखना 15 दिन के अंदर क्लास रिफंड कर दोगे अगर 90% की एप्लीकेशन नहीं आई तो। यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ध्यान रखना एप्लीकेशन 90% अमाउंट हमारे पास आना ही चाहिए, कम से भी कम। टिल द डेट होल एप्लीकेशन मनी इज सेव्ड इन एस्क्रो अकाउंट। जब तक क्लास हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आती हम उस पैसे को एस्क्रो अकाउंट के अंदर रखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लास बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं क्लास, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अदर, ठीक है। इसको हम राइट ऑफ करते हैं क्लास कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। मनी इज नॉट रीपेड इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट फुलफिल देन 15% इंटरेस्ट शैल बी पेड। 15% का ब्याज देना पड़ेगा शेयर होल्डर को अगर तुमने क्लास उनका पैसा विद इन 15 डेज रिफंड नहीं किया तो, अगर एप्लीकेशन आपका पूरा नहीं हुआ तो। यहाँ पे क्लास कंपनी दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर से क्लास की बात करूं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एन एरियर ऑफ डिविडेंड ओनली फॉर द ईयर इन विच प्रॉफिट अर्न। इस साल प्रॉफिट हुआ है इस साल मिलेगा, इस साल लॉस हुआ इनको नहीं मिलेगा, इनको अगले साल मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव जिनका इकट्ठा होता चला जाता है पुराने ईयर्स का एरियर मिलता है, नॉन क्यूमुलेटिव पुराने वालों को नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें लिखा है क्लास shares article of association of company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholder, holder of preference shares will also have a right to participate in the remaining profit। पहले participating का मतलब क्या है कि equity shareholder को देने के बाद जो profit बचेगा उसमें preference वाले भी participate करेंगे, तो participating नहीं कर पाएंगे तो non participating। preference shares which do not carry the right to participate in the profit remaining after giving equity shareholders और and dividend paid are non participating preference shares। कुल मिला के कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें से आपने जो इक्विटी वाले को दे दिया उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा है उसमें अगर प्रेफरेंस वाले पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पार्टिसिपेटिंग है, नहीं करते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। कन्वर्टेबल जिन प्रेफरेंस शेयर्स को नियर फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं, जिन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का राइट नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिन शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जिनको रिडीम नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 20 ईयर्स की है, यानी कि जिस दिन आपने शेयर्स इशू किया है विद इन 20 ईयर्स के अंदर अंदर उनका पैसा लौटाना ही पड़ेगा आपको। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर इन सच when the company is winding up, तालेबंदी होगी तब। बट कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट, क्लास कंपनीज एक्ट 2013 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को परमिट नहीं करता है। तो कौन से शेयर्स को परमिट करता है कंपनीज एक्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, जिनको क्लास रिडीम कर सकते हैं, जिनका पैसा उनको लौटा सकते हैं। और ये वाला होता है क्लास पैसा लौटाएंगे नहीं, जब बंद होगा तब पैसा मिलेगा, कंपनी जब बंद होगी तब। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं क्लास, द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। सीधी सी बात है, 3 केस है, कुछ को रिजेक्ट कर दो, कुछ को फुल, कुछ को प्रोराटा। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है क्लास, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। राइट टू डिविडेंड की बात करें, इनको राइट टू डिविडेंड मिलेगा बिफोर इक्विटी, इनको मिलेगा क्लास आफ्टर प्रेफरेंस। रोल ऑफ डिविडेंड क्लास यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ, ये क्लास रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड है। और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है क्लास, प्रपोज बाय द डायरेक्टर, प्रपोज करेंगे फिर डिक्लेयर होगा फिर पेड होगा। एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो एरियर ऑफ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन क्लास यहाँ पे एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। ध्यान रखना, एरियर ऑफ डिविडेंड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, वो भी जो क्यूमुलेटिव है। जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनको एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, और ये कन्वर्ट नहीं होता, इसका बाईबैक होता है, ये कन्वर्ट नहीं होता। रिडम्पशन की बात करें, ये रिडीम होता है क्लास, और इनका क्या होता है, कंपनी वापस खरीद लेती है। वोटिंग राइट, इनके पास क्लास कोई वोटिंग राइट नहीं है, और इनके पास वोटिंग राइट्स होता है ये किसी खास स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही होता है, बस वैसे नहीं होता। इनके पास हमेशा वोटिंग राइट होते हैं, कंपनी के अंडर के लोग होते हैं, इक्विटी।
अगर मैं राइट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करूं, नो राइट इन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भैया, तुम डिविडेंड लो अपना घर जाओ, ये कंपनी के अंदर के लोग हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी, इसको पहले पैसा लौटाओगे, जबकि क्लास इसको हम लोग एक प्रेफरेंस के बाद लौटाएंगे। ये बाहर वाले भैया इनको पहले लौटा दो, इनको पहले डिविडेंड दे दो, इक्विटी वालों में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, इसके डिफरेंस में कोई कंजूसी मत करना, अच्छे से समय देके क्लास इसको समझते हैं, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। सुनो मेरी बात, तुमने फॉर फीचर में तो देखा ही है, जो भी एक्सेस अमाउंट जो फॉरफिट में आ गया हम उसको कहाँ डालते हैं, कैपिटलिज्म में, ये वही कैपिटलिज्म है। लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या है कि मान लेते हैं क्लास कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो 5 रुपये है, अलॉटमेंट 3 है और फर्स्ट कॉल है 2 शेयर 10 का है, कंपनी ने अभी 8 ही मंगवाया, कंपनी कहते हैं हम शेयर होल्डर से अभी 8 ही लेंगे, 8 पेड 2 अनपेड। ये 2 रुपये हम तब मांगेंगे जब हमें मुसीबत आएगी, जब कंपनी बंद होगी तभी मांगेंगे। तो ये जो 2 रुपये क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा मंगवाया नहीं है, विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया भैया तालेबंदी होगी तभी पैसा मंगवाएंगे, अभी नहीं मंगवाएंगे शेयर होल्डर से पैसा, अभी नहीं चाहिए हमें पैसा। हाँ, हमारा शेयर 10 का है बट 8 पेड अप है, 2 अनपेड है, उसी अनपेड को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और ये वो है क्लास जो फ्री रिजर्व में बांट नहीं सकते। दिस इज द पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी क्लास ये फ्री नहीं है क्लास कि आप इसे डिविडेंड बांटो इससे। क्रिएशन की बात करिए, अनकॉल्ड कैपिटल है, ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब इशू पे जो शेयर इशू पे जो फॉरफिट किया, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये रोज का काम नहीं है, ना ये धंधा है कंपनी का करने का, वो तो आ गया प्रॉफिट। मैंडेटरी की बात करें, नॉट मैंडेटरी, क्लास रिजर्व कैपिटल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक्सेस प्रॉफिट आया तो उसे कैपिटलिज्म में डालना जरूरी है। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इससे क्लास कैपिटल लॉस को राइट ऑफ नहीं करते, जबकि कैपिटल रिजर्व से क्लास अभी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ तो आपने कमाया, अब लॉस होगा तो उससे राइट ऑफ ही तो करोगे। रेजोल्यूशन, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, कंपनी में क्लास 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 50% से ज़्यादा वोटिंग चाहिए होता है, अगर 10 में से 6 बोल देंगे चल जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में 100 में से 76 बोलेंगे तभी चलेगा, तो यहाँ कि ये खतरनाक है थोड़ा, इस पर वोटिंग लेना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्लास स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर की बात करें क्लास, ये कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आता रिजर्व कैपिटल, जबकि इट इज डिस्क्लोज अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अंडर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आता है क्लास, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में जाओ, एक मैं भी याद करवा रहा हूँ, तुम इसे क्लास लिख के दिखाओ, ठीक है, मैं याद करा रहा हूँ, लिख के दिखाओ। सबसे पहली बात है क्लास, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आप यहीं पे यूज कर सकते हो। सबसे पहला फुल्ली पेड बोनस शेयर, नॉट पार्टली पेड, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड बोनस शेयर, मतलब कंपनी ने आपको बोनस शेयर दे दिया फ्री में, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, फुल्ली पेड है, ठीक है। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं, प्री एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको पता होगा जब डिबेंचर्स हम चैप्टर पढ़ते हैं तो डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू दोनों को राइट ऑफ करने के लिए पहली प्रायोरिटी एसपीआर की है, दूसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की है, ठीक है। तो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसके लिए होता है कंपनी अपने शेयर्स खुद बायबैक करती है। पहला बोनस, दूसरा फुल्ली पेड बोनस, पहला क्वेश्चन बोलेगा पार्टली पेड बोनस, गलत है, फुल्ली पेड बोनस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू, प्रीमियम और रिडम्पशन और बायबैक। रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है ना क्लास, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बायबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और बोनस इशू। लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में, एक बार इसे देख लो वीडियो पॉज करके और लिख लो, अभी खत्म करो इसको, अभी याद कर लो, ठीक है। कुछ और बातें हैं जो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्लास, आपको चांसेस बहुत कम है इसके। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किसको कहते हैं क्लास, जब कंपनी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही क्लास शेयर इशू करती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। और 3 साल तक क्लास उसका लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल तक के अंदर क्लास वो शेयर्स आप बेच नहीं सकते। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं क्लास, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं, मेकिंग एन आईपीओ, जब पहली बार क्लास जनता से पैसा उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, टेबल एफ कहता है 10% अगर गिवन नहीं है आर्टिकल में तो, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%, गलती करोगे 10% भुगतना पड़ेगा, समय से पहले पैसा दोगे कंपनी तुम्हें 12% लौटाएगी। कॉल्स इन एरिया को कहाँ डिडक्ट करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से भूलना मत। फॉरफिट अकाउंट हमेशा ऐड होगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। कॉल्स इन एडवांस का मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी रिजर्व का मेन हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि शेयर होल्डर फंड।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर होल्डर जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, अच्छे एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको लंबे समय तक रोकने के लिए, वर्कर के लिए नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक है, वर्कर स्टॉक नहीं है, उनको लंबे समय तक रोकने के लिए क्लास उनको सस्ते दाम पे शेयर्स दिया जाता है। और कभी कभार ये शेयर्स जो है फ्री भी हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और ये ईसॉप एक स्वेट इक्विटी शेयर्स का पार्ट होता है। स्वेट इक्विटी का मतलब जिन लोगों ने कंपनी के लिए बहुत पसीना बहाया, खून पसीना बहाया, बहुत मेहनत करी है, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर्स, उन सबको क्लास कंपनी फ्री में शेयर इशू कर सकती है। वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है, लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो डिस्काउंट में इशू होता है, कई बार 100% डिस्काउंट यानी कि फ्री में शेयर इशू कर दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी इज अ वाइडर टर्म देन ईसॉप, इट इंक्लूड्स ऑल दी शेयर्स इशू टू प्रमोटर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो शेयर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं क्लास ईसॉप, इस खर्चे को बोलते हैं क्लास यहाँ पे इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस। और ध्यान रखना क्लास, कंपनी जो शेयर होल्डर्स को स्टॉक का एक देती है वो ऑप्शन है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज एन ऑप्शन नॉट ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम इज एन क्लास ऑप्शन ग्रांटेड, क्लास ऑप्शन ग्रांट करती है बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय होल टाइम डायरेक्टर ऑफिस, जो क्लास ऑफिसर्स है, जो कंपनी के क्लास मतलब टॉप लेवल के लोग हैं उनको, कि भाई लोअर प्राइस पे हम आपको शेयर्स दे देंगे, मार्केट प्राइस है 100 रुपये, आपको 70 में दे देंगे अगर आप 5 साल तक काम करते हो तो एक कंडीशन भी लगा दी कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। शेयर्स अंडर ईसॉप स्कीम लॉक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक क्लास आपको लॉक रहेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट, इवन 100% डिस्काउंट। ओके, ईसॉप में टर्म ग्रांट डेट, जिस दिन हम लोगों के बीच बात हुई है कि भैया हम आपको शेयर्स देने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रांट डेट। वेस्टिंग डेट कौन सा होता है क्लास, जिस दिन क्लास आपका कंडीशन पूरी हो जाएगी, हाँ भैया आपने 3 साल 5 साल रह लिया, पूरा का पूरा काम कर लिया। वेस्टिंग पीरियड कितने साल काम करना है, इसे कंडीशनल सर्विस पीरियड बोलते हैं। 5 साल काम करोगे तो ही तुम्हें शेयर्स मिलेंगे सस्ते दाम में, तो 5 साल को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। लेकिन 5 साल आज पूरे हुए तो कुछ समय और देंगे कि भैया चलो इतने दिन में शेयर खरीद लेना सस्ते दाम में, है ना, पैसे तो फिर भी देना है ना, दाम तो सस्ता ही हुआ है, तो क्लास उसको बोलते हैं क्लास एक्साइज पीरियड। क्या बोलते हैं, एक्साइज पीरियड। ईसॉप देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय को इंस्पायर करना ताकि जो ज़्यादा पार्टिसिपेट हो, एक मॉनेटरी इंसेंटिव है मोटिवेशन के लिए, और लंबे समय तक टिक के काम करे, छोड़ के ना जाए, ये भी एक मोटो है शेयर्स को सस्ते में इशू करने का, ईसॉप देने का। सरेंडर ऑफ शेयर्स, मैं शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा आगे इंस्टॉलमेंट, लेकिन मैं घर बैठा हूं, कंपनी खुद ही फॉरफिट कर रही है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कंपनी के पास जाके देखो भाई मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, खुद ही सरेंडर कर दिया शेयर्स को, दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, दोनों केस में कोई अंतर नहीं है, इसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बस हाँ इसने जाके कंपनी को बता दिया। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए क्लास, कम से भी कम 5%, और सेबी प्रेस्क्राइब करता है क्लास 25% से कम जो है एप्लीकेशन मनी, SEBI prescribe that application money should not be less than 25% of the issue price, 25% से कम नहीं होना चाहिए। इन कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है क्लास, 5%। ध्यान रखना है रेट, और वैसे एग्जामिनेशन में ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, चिंता नहीं करो। 1 महीने का टाइम जरूर होना चाहिए 2 कॉल के बीच में, और एक कॉल जो है वो 25% वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 14 दिन का नोटिस जरूर देना है क्लास शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले। 14 डेज का नोटिस, कितने दिन का, 14 डेज का। इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, डेफिनेशन, व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स as an additional security with principal security to obtain a loan, it is known as issue of debenture as collateral security। डिबेंचर टाइप की बात करें, सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जिन डिबेंचर्स पे क्लास कुछ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज लगा हुआ है। फिक्स चार्ज मतलब कंपनी के फिक्स असेट पे आपका अधिकार है, आप उसे बिकवा सकते हो। फ्लोटिंग चार्ज मतलब कंपनी के करंट असेट पे आपका अधिकार है, आप उसे बिकवा सकते हो। तो मैं सेफ रहूंगा क्लास, मैं बोलता हूँ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड किसे कहते हैं, दीज आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है भैया, हमने कंपनी को पैसा दे दिया है, राम भरोसे मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिक्स असेट पे जो चार्ज होता है उसे फिक्स चार्ज बोलते हैं, करंट असेट पे जो चार्ज होता है उसे फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है उसको बोलते हैं रिडम्पशन डिबेंचर, और जिन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया जाता उनको बोलते हैं क्लास इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जैसे इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस था, वो अलाउ नहीं है क्लास, यहाँ पे जो कंपनी बंद होगी तब आपका पैसा लौटाएगी, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल। जिन डिबेंचर्स का पैसा लौटाओगे उसको बोलते हैं रिडीमेबल, जिनका पैसा नहीं लौटाओगे उसको बोलते हैं इररिडीमेबल। नहीं लौटाओगे मतलब कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन डिबेंचर्स का नाम कंपनी की लिस्ट में रिकॉर्ड हो गया उसको बोलते हैं क्लास रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जिन डिबेंचर्स का नाम लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक कागज है, तुम्हें मिल गया, तुम्हारा किसी और को मिल गया, उसको उसका हो जाएगा वो 100 के नोट की तरह, उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर, मेरे डिबेंचर तुम्हारा डिबेंचर, लेकिन जिस पे नाम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्लास रजिस्टर्ड डिबेंचर। फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी, जो डिबेंचर्स फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर्स फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे उनको बोलते हैं क्लास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, अगर पार्ट सिर्फ आधा डिबेंचर कन्वर्ट होगा या एक परसेंटेज कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पूरे डिबेंचर कन्वर्ट हो गया क्लास इक्विटी शेयर्स में उसको बोलते हैं क्लास फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।
इन केस ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, अगर तुम्हारा परचेज कंसेशन ज्यादा है नेट एसेट से, बैलेंस से गुडविल आएगा, और परचेज कंसेशन कम है, नेट एसेट जो है वो ज्यादा है, तो बैलेंस जो है वो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, भूलना मत क्लास, किसी भी कंडीशन में भूलना मत, पक्का आएगा 100%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस है, एंड इट इज शोन एज मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक पर्सनल अकाउंट है, क्या है क्लास? ये पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से, और लायबिलिटी अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच से। एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को पहले एसपीआर से राइट ऑफ करोगे, फिर दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, यही दो कंडीशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करता है, हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, इंसान फ्यूचर जानना चाहता है। एस्टिमेट्स यानी क्लास कुछ अंदाजा लगाया जाता है, एसएलएम लेना है, डब्ल्यूडीवी लेना है, एसेट की लाइफ कितनी होगी, तो ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें बहुत अंदाजे लगाए जाते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस को यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, हर चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। भले ही क्लास सन 2010 में किसी एसेट की कीमत 5 लाख है, आज उसकी कीमत 5 करोड़ है, लेकिन ये फिर भी 5 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, पी&एल यानी इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, चार होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन्हें एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे पास टूल होते हैं, क्या? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियोज एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट टूल भी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला एक्सटर्नल एनालिसिस, कंपनी के बाहर वाले लोग हमारी कंपनी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल एनालिसिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने निकाली हैं उसके दम पे जब आप किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, आप मेरे बारे में जो बात करते हो ना वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। लेकिन मैं अपने बारे में जो बात करता हूँ, मेरी कमी कहाँ पे है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, मुझे क्या अपनी गलती सुधारनी है, तो वो क्या है? इंटरनल एनालिसिस। जो कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट कंपनी की क्लास अंदर एनालिसिस करता है बहुत डिटेल में, और यहाँ पे क्लास डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है अंदर तक की बात। अब मेरे बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम थोड़ी जानते होगे, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? इंटरनल एनालिसिस। ये मोर डिटेल रहता है। हॉरिजॉन्टल डायनामिक, इसको शॉर्ट में एचडी याद करना। ये ध्यान रखना, ये टाइम सीरीज होता है, इसमें कई सारे ईयर का डेटा लिया जाता है और सेवरल ईयर होता है, टाइम सीरीज होता है। ये एचडी हॉरिजॉन्टल डायनामिक, और इसमें कई सारे ईयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होता है, ट्रेंड एनालिसिस के लिए होता है, और इसके एग्जांपल है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ। वर्टिकल स्टडी क्या होता है? इसमें सिर्फ डेटा एक साल का ही लेते हैं। वीएस वर्टिकल स्टैटिक, इट इज अ क्रॉस सेक्शनल, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसका एग्जांपल है क्लास अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अब रेशियोज में जो जीपी लोगे वो जिस साल का लोगे, सेल्स भी उसी साल का लोगे ना क्लास। ये तो ना जीपी किसी साल का, सेल किसी साल का, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो क्लास होता है ना क्रॉस सेक्शनल, इसमें सिर्फ सारा डेटा एक साल के लिए आता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। इंट्राफॉर्म, जब मैं खुद से अपना कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैं अपने 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्लास इंट्राफॉर्म। और इंटरफॉर्म किसको कहते हैं क्लास? इंटरफॉर्म यानी कि इट कंपेयर्स द फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ टू और मोर एंटरप्राइज और फर्म, इट डिटरमाइन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। व्हेन स्टेटमेंट आर टू फर्म, जब क्लास एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, एक्स लिमिटेड कर रही है वाई लिमिटेड से, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? इंटरफर्म। जब मैं खुद से कंपेयर कर रहा हूँ, अपने पुराने ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ, इंट्राफर्म, लेकिन मैं किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंटरफर्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला ये असर्टेन करता है कितना कैश ऑपरेटिंग से मूव हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से। ये प्लानिंग करने में आपकी मदद करता है, ये हेल्प करता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने में और सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करने में। लिक्विडिटी मेंटेन का मतलब क्या है कि भैया तुम्हारे पास लिक्विडिटी कितना है, तुम्हारे पास कैश कितना है, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन तुम्हारे पास कैश है कि नहीं, डे टू डे एक्टिविटी में खर्चे करने के लिए पैसा है कि नहीं। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। जो एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट वो कर पा रहे हो कि नहीं। कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा ऐसा, आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत रईस हैं, बहुत पैसा है, भतेरा, किराया है, गाड़ी है, सब कुछ है ना, लेकिन कहीं 10 रुपये खर्च नहीं करेंगे, बोले पैसे नहीं है यार, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन यार ऐसे गोल्ड वोल्ड जमीन वमीन तो बहुत है, पर ऐसा पैसे नहीं है। ठीक है, अब टैग मत कर देना उनको, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो ये क्लास उसको बोलते हैं। इसी तरह कंपनी होती है, कंपनी बहुत बड़ी है, लेबर को सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, वर्कर को तनख्वाह नहीं दे रहे टाइम पे, अपने क्रेडिटर्स के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, स्टॉक में दिक्कत है, मशीन रिपेयर नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें क्लास कैश फ्लो से ठीक होता है। हेल्प्स इन कंपैरिजन, अब शेयर्स में पड़ा हुआ है सारा पैसा, कैश में थोड़ी है, अब रिपेयर कराने के लिए शेयर्स थोड़ी बेचेंगे, समझ रहे हो बात को, तो ये एक रियल प्रॉब्लम है। हेल्प्स इन कंपैरिजन क्लास, ये स्टेटमेंट आप अपने कैश फ्लो को किसी और से कंपेयर कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजंस भी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर तभी ले सकता है जो आपने बीस में पढ़ा था, जब उसे कैश फ्लो पोजीशन पता। सबको पता है कैश फ्लो एक पॉइंट था इन्वेस्टिंग डिसीजन में भी और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी, डिविडेंड डिसीजन में भी। ठीक है, अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो हो गया। ठीक है, बीएसटी का तो वैसे ही बहुत अच्छा गया आपका, तो ये भी तभी कर पाएगा क्लास फाइनेंस मैनेजर जब
कंपनी का कैश फ्लो उसको पता होगा। एंड फाइनली सारा रिवीजन अच्छे से कर लिया, बस तुम्हें जाना है एसपीसीसी ऐप पे, 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट को एटलीस्ट देख लो, एटलीस्ट ले लो क्लास, बाद में बहुत पछताओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीमियम मॉक टेस्ट इज मस्ट। सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, लेकिन जब तक आप इन्वायरमेंट को देखोगे नहीं, आप उस क्रिटिकल चीज़ को फील नहीं करोगे, फिर वो वहाँ फील करोगे सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और फिर वहाँ पे आप बैक नहीं आ सकते। कुछ भी जो होगा वो फाइनल होगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे गलतियाँ पकड़ी जाएंगी तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। रेस्ट इज चॉइस योर्स। बाकी और भी अच्छी सी वीडियो आती जाएंगी क्लास। बहुत मेहनत करनी है, आज पूरी रात जी जान लगा देना है। कल सुबह 5 बजे हर एक बच्चा उठ जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। लाइव तुम्हारा पूरा का पूरा जो तुम पॉइंट भूलते हो ना जहाँ जहाँ, वही सारा सुबह से रिवीजन करेंगे, आपकी एंजाइटी खत्म करेंगे, आपसे बात करेंगे और क्लास कूल करके आपको पेपर भेजने के लिए क्लास ऑल द बेस्ट बोलेंगे, और आप जाके पेपर में अच्छा भी करके आओगे। मेहनत बेकार नहीं जाएगी कभी भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।